तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अंतिम शेर पृथ्वीराज चौहान की गाथा। ये 12वीं सदी की एक ऐसी ऐतिहासिक दास्तान है ना, जो पूरी तरह से शौर्य, धोखे और कुछ बहुत ही गहरी सीखों से भरी पड़ी है। आइए इस महान वीर राजा के सफर को और करीब से समझते हैं। अब जरा उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए। विभाजित 12वीं शताब्दी का भारत। उस वक्त भारत कोई एक अखंड साम्राज्य नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और इन्हीं में से एक बेहद अहम राज्य था अजमेर और दिल्ली का, जहां राज था पृथ्वीराज चौहान का। स्रोतों की माने तो बचपन से ही वो गजब के बहादुर और युद्ध कला में एकदम माहिर थे। मतलब बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने हथियारों की विद्या में ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि बड़े बड़े शूरवीर उनके सामने टिक नहीं पाते थे। पर वो सिर्फ एक लड़ाके नहीं थे, बल्कि एक ऐसे न्यायप्रिय राजा थे जिन्हें अपनी प्रजा का बेशुमार प्यार मिला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, जो वीर और न्यायप्रिय होने के साथ साथ चंद बरदाई जैसे विद्वानों के समर्थक थे, उनका सामना होता है महत्वाकांक्षी, चालाक और अथक अफगान शासक मोहम्मद गौरी से। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इन दोनों का बिल्कुल अलग स्वभाव। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान हैं, वीर, न्याय को मानने वाले और कला को बढ़ावा देने वाले। उनके दरबार में चंद बरदाई जैसे बड़े कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान से आया मोहम्मद गौरी। उसका एक ही बड़ा सपना था, किसी भी तरह भारत पर कब्जा करना और अपना राज कायम करना। इन दोनों की सोच और रणनीति की यही जो जबरदस्त टक्कर है ना, वही इस पूरी गाथा की असली जान है। तो घटनाओं को समझने के लिए इस टाइमलाइन पर गौर करना जरूरी है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और ठीक उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। सोचिए, महज एक साल के अंदर ही इतिहास का रुख कितनी तेजी से बदल सकता है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता का पलड़ा कभी एक तरफ नहीं झुका रहता। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 1191 में मैदाने जंग में क्या हुआ था। 1191 तराइन में एक प्रचंड विजय। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर वो बड़ा हमला किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी असाधारण वीरता दिखाई कि गौरी की सेना बुरी तरह से हार गई। ये सच में एक प्रचंड और शानदार जीत थी। हार इतनी जबरदस्त थी कि खुद मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद तो पृथ्वीराज चौहान का नाम और उनकी शोहरत चारों दिशाओं में गूंजने लगी। विजय के बाद क्या गलत हुआ, ये सवाल उठना तो लाजमी है ना? इतनी बड़ी जीत के बाद अचानक बाजी कैसे पलट गई? इतिहास में अक्सर ऐसा देखा गया है कि सबसे शानदार जीत के बाद ही सबसे बड़े खतरे जन्म लेते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि असल में यही वो वक्त था जब सबसे ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत थी। कई बार बहुत बड़ी जीत के बाद आने वाला आत्मविश्वास या थोड़ी सी भी लापरवाही आगे चलकर बहुत भारी पड़ जाती है। और यहीं से इस दास्तान का अगला और कहीं ज्यादा गंभीर हिस्सा शुरू होता है। 1192 के युद्ध क्षेत्र की तुलना करें तो भारतीय राजाओं में एकता और तैयारी की कमी थी। जबकि गौरी की सेना पुनर्गठित थी और उसके पास एक चालाक रात्रिकालीन आक्रमण की रणनीति थी। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट यह है कि तराइन के दूसरे युद्ध में हालात एकदम अलग थे। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को उनके कुछ साथी राजाओं का पूरा साथ नहीं मिला और शायद उनकी तैयारी भी पहले जैसी नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर मोहम्मद गौरी अपनी हार से तिलमिलाया हुआ था। उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी फौज को फिर से खड़ा किया, नई रणनीति बनाई और सबसे खतरनाक चाल चली, रात के अंधेरे में हमला करने की। बस यही चालाकी भारी पड़ गई। नतीजा क्या हुआ? दुखद पराजय और बंदी बनना। तलवारों की झंकार और उस भयंकर शोर के बीच पृथ्वीराज चौहान ने आखिरी सांस तक पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौरी की सेना हावी हो गई और भारतीय इतिहास के उस बेहद दर्दनाक पल में महान राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। जो राजा कभी अजेय था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो अब अपने ही दुश्मन की कैद में था। अफगानिस्तान में क्रूर कैद और अंधा किया जाना। बंदी बनाने के बाद उन्हें अफगानिस्तान ले जाया गया। स्रोत इस बात का निष्पक्ष रूप से जिक्र करते हैं कि वहां हालात कितने अमानवीय थे। उनके साथ बेहद क्रूरता की गई। यहां तक कि ऐतिहासिक कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि उनकी आंखें तक फोड़ दी गईं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा वक्त था जब कोई भी इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाए। लेकिन एक असली योद्धा की पहचान क्या होती है? यही कि वो घोर अंधेरे में भी घुटने नहीं टेकता। उनकी असल परीक्षा इसी खौफनाक कैद में हो रही थी। लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जागी। शब्दभेदी बाण।
ये बिना देखे सिर्फ और सिर्फ ध्वनि यानी आवाज के आधार पर एकदम सटीक निशाना लगाने का एक दुर्लभ तीरंदाजी कौशल है। हुआ यूं कि उनके पक्के दोस्त और राजकवि चंद बरदाई भी किसी तरह अफगानिस्तान पहुंच गए और उन्होंने गौरी के दरबार में एक बहुत ही साहसिक और हैरत अंगेज योजना पेश की। उन्होंने गौरी को बताया कि उनके राजा के पास ये खास शब्दभेदी बाण चलाने की कला है। गौरी को भी ये अनोखा करतब देखने की उत्सुकता हुई और उसने इसकी इजाजत दे दी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अब दरबार का माहौल सोचिए, एकदम सन्नाटा और भारी तनाव। उसी वक्त चंद बरदाई ने अपनी कविता को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने ये ऐतिहासिक दोहा पूरे जोश में पढ़ा। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं थीं, ये दरअसल एक बहुत ही सटीक गणितीय कैलकुलेशन था। चंद बरदाई ने अपनी आवाज़ के जरिए अपने अंधे राजा को ये बता दिया था कि मोहम्मद गौरी उनसे कितनी दूर, कितनी ऊंचाई पर और किस दिशा में बैठा है। इसके बाद के घटनाक्रम को देखें तो सटीक दोहा बोला जाता है, ध्वनि निर्वेशित तीर छोड़ा जाता है और शत्रु का पतन होता है। ये भारतीय लोक कथाओं का एक बेहद मशहूर हिस्सा है। जैसे ही वो दोहा खत्म हुआ और गौरी के मुंह से आवाज निकली, पृथ्वीराज चौहान ने उस आवाज की दिशा में अपना बाण छोड़ दिया। वो तीर सीधा अपने निशाने पर यानी मोहम्मद गौरी को जा लगा। हालांकि इतिहासकार इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि अपनी जान गंवाने से ठीक पहले पृथ्वीराज चौहान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया था। ये अपने आप में अदम्य साहस की एक मिसाल है। साहस और वीरता आवश्यक हैं। एकता की कमी से कमजोरी आती है। हमेशा सतर्क रहें और सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानते। स्रोत के आधार पर ये 4 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं। पहली, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी, आपसी फूट या एकता की कमी किसी भी ताकतवर को अंदर से खोखला कर देती है। तीसरी बात, बड़ी कामयाबी के बाद कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। सतर्कता हमेशा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक सच्चा शूरवीर वो है जो आखिरी दम तक हार नहीं मानता। 12वीं सदी की एकता और सतर्कता की ये सीखें हमारी आधुनिक दुनिया में कैसे लागू होती हैं। पृथ्वीराज चौहान की ये दास्तान सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद एक कहानी नहीं है, लेकिन इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। वो ये कि उस दौर के युद्ध क्षेत्र से मिली ये सीखें, एकजुट रहना, हमेशा अलर्ट रहना और कभी हार ना मानना, ये सब आज की हमारी इस तेज तर्रार और आधुनिक दुनिया में कैसे लागू होती हैं, इस पर जरूर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग इतिहास से सीखते हैं वही एक बेहतर भविष्य तैयार करते हैं।